सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने गामा डिस्ट्रीब्यूशन किया था। सो इस लेक्चर में हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन के आगे जो टॉपिक्स है, बेसिकली हमने अभी तक सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है जो इंपॉर्टेंट है। अब हम उसके आगे के टॉपिक्स जो थोड़े अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब लाइक पढ़ने चाहिए, हमें पेपर में आ सकते हैं, बट दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो पहले टॉपिक्स हमने करे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से आने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस ऑल टॉपिक्स। ओके, सो आज हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सो बिफोर गोइंग टूवर्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम, हम सबसे पहले लाइक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो व्हाट्स एक्चुअली इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? सो टेक एन एग्जाम्पल। सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लेट्स सो जो इंडिया गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट को पूरे इंडिया की मीन हाइट निकालनी है। क्या है इंडिया की मीन हाइट? क्या है? अब इसका तरीका क्या होगा, या फिर यूँ कह लो एवरेज निकालना है। ओके, एवरेज ऑफ ऑल सिटीजन्स। तो क्या हो सकता है इसका अप्रोच कि मतलब एक बंदा अपॉइंट करूँगा, वो एक बंदा हर एक बंदे के पास जाके पूछेगा, इंडिया में जितने भी लोग हैं सबके पास जाके पूछेगा कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारी कितनी है। उसने बोला एक्स है, वाई है, जेड है, ऐसे करके कुछ करके कुछ भी होगा, तो वो क्या करेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके आगे एन से डिवाइड करके वो निकाल देगा एवरेज। सो एक मेथड तो ये है जो थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन जो है इंडिया की, दैट इज़ इन बिलियंस। सो बिलियंस के लिए हमें इसको बिलियन टाइम हमें हर एक बंदे को पूछना पड़ेगा, फिर उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। दैट इज़ क्वाइट टीडियस टास्क। थोड़ा लंबा टास्क हो गया, वो थोड़ा मुश्किल टास्क हो गया। सो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और क्या दूसरा तरीका अपना सकती है? द बेस्ट अप्रोच क्या है? हम सैम्पल्स बना लेते हैं। सैम्पल्स का मतलब क्या है? हम रीजन बना लेते हैं छोटे छोटे। पहले मतलब स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज पे नहीं जाते, हम नॉर्मली एग्जांपल से समझते हैं। हम रीजन बना लेते हैं कि मतलब हम लेट्स से कि दिल्ली एक अलग बना लिया, ओके। देन फिर हरियाणा का अलग बना लिया, पंजाब का अलग बना लिया, राजस्थान का अलग बना लिया, गुजरात का अलग, एमपी का अलग, यूपी का अलग। ऐसे करके हमने कई सारे ना एरियाज़ बना लिए। अब हर एक एरिया में हमने एक बंदे को अपॉइंट किया कि इसमें ही तू है, इसमें तू है। ऐसे करके हमने समय में एक एक बंदे को अपॉइंट कर दिया इस टास्क के लिए, ओके। अब भी ये हर एक बंदे क्या करेंगे, ये पूरे इंडिया की नहीं पूछ के, ये सिर्फ उसी रीजन की पूछेंगे। मतलब अगर ये बंदा दिल्ली के लिए अपॉइंट हुआ हुआ है, अगर ये दिल्ली के लिए अपॉइंट हुआ हुआ है तो ये सिर्फ दिल्ली के लोगों की ही पूछेगा। यानी दिल्ली में जितने भी लोग रह रहे होंगे सबकी हाइट पूछेगा वो, एक्स वाई जेड करके। तो उसकी एक एवरेज वैल्यू आएगी, ओके। ऐसे ही सेम इसकी वैल्यू आएगी एवरेज हरियाणा की, ऐसे ही पंजाब की आएगी, ऐसे ही सबकी आएगी, राजस्थान की, गुजरात की, एमपी की, यूपी की, सबकी क्या आएगी, एवरेज वैल्यू, ओके। अब हमारे पास सबकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, तो सबकी एवरेज वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, हम इंडियन गवर्नमेंट इन सारे का एवरेज निकाल लेगी। तो जो तुम्हारे पास आंसर आएगा दैट वुड बी योर मीन, जो तुम्हारा डिजायर्ड आंसर चाहिए, जो हमारा फर्स्ट मेथड में जो फाइनल आंसर आ रहा था, ये और ये फिर सेम हो जाएंगे, ओके। सो ये तरीका होता है। लाइक हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं। अब बेस्ट तरीका क्या है? द रेड वन, जो इसको मैंने रेड पेन से लिखा है, ये बेस्ट तरीका है क्योंकि इसमें हमारा टाइम कम लग रहा है। हमने कई बंदों को अपॉइंट कर दिया, एक बंदे को हर जने को पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले एक सिंगल बंदा बिलियंस लोगों को पूछने लगा था, अब उसको सिंपल बिलियन को नहीं तो करोड़ों लोगों को पूछना है बस, ओके। सो यही है सैम्पलिंग का तरीका। सैम्पलिंग क्या है? हमारे पास पूरी एक बड़ी पॉपुलेशन थी, हमारे पास एक बड़ी पॉपुलेशन थी इंडिया की, ओके। हमने उसको छोटे छोटे सैम्पल्स में डिवाइड कर दिया, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, गुजरात, राजस्थान, सबको अलग अलग कर दिया। अब सबकी एक एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो सबकी वैल्यू आई है अलग अलग, उन वैल्यू के बेसिस पे हम पॉपुलेशन की चीज़ें पता लगा रहे हैं। मतलब हमने क्या किया, हमने हर एक स्टेट का पता लगा लिया कि उसकी हाइट क्या है। उन हाइट के बेसिस पे हम इंडिया की हाइट पता लगा रहे हैं, मीन हाइट कितनी है। तो हम क्या करने लग रहे हैं, बेसिकली हम सैम्पल्स का हम मीन निकाल रहे हैं, ओके। हर एक सैम्पल जो भी हमने निकाला है हम उसका मीन निकालने लग रहे हैं, और वो जो सैम्पल के मीन आए हैं उन सैम्पल के मीन की हेल्प से हम इंडिया का मीन निकाल रहे हैं। तो समझ में आया? तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यही है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हम पूरे अपने पॉपुलेशन के डेटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैम्पल्स की फॉर्मेट में,
सो दैट उसके ऊपर कैलकुलेशन हमारी थोड़ी ईजी हो जाए, परफॉर्मेंस ईजी हो जाए या कैलकुलेशन परफॉर्म करना ईजी हो जाए। तो इसलिए हम सैम्पलिंग करते हैं। डेटा को पढ़ने का तरीका बदल जाए, तो जो डेटा पहले बिलियंस में था अब हमने उसको डिवाइड करके कुछ उसमें लिया है, 28-29 स्टेट्स में लिया है। ओके, सो हमारे पास डेटा को पढ़ने का तरीका भी बदल गया। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या थी? व्हाट वाज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलता था कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, लेट मी राइट इट हियर, probability distribution is the representation of probability against each possible value of random variable। यही तो था, मतलब जित रैंडम वेरिएबल के जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, हर एक वैल्यू के लिए हम प्रोबेबिलिटी लिखते थे। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन, उस टेबल को जो हम डब्बा सा बनाते थे यहाँ पे, ओके, सो हम ये टेबल इसलिए बनाते थे हम कि इस टेबल में हमारा एक्स क्या होता था? एक्स वॉज योर रैंडम वेरिएबल, एंड जो हम नीचे लिखते थे दैट वाज योर प्रोबेबिलिटी फॉर ईच रैंडम वेरिएबल। ओके, सो अगर यहाँ पे x1 है तो नीचे क्या आता है हमारा p(x1), यानी उस x1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x2 है तो उस x2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दिस वाज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नाम सिमिलर है, प्रोबेबिलिटी की जगह बस सैम्पलिंग आ गया, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम ऊपर स्टैटिस्टिक को रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, जो एक्चुअल डेफिनेशन है, आपको नोट करनी है तो वो नोट कर सकते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन is the probability distribution of sample statistics where samples are randomly drawn from the population। मतलब हमने पॉपुलेशन से रैंडम सैंपल्स ड्रॉ कर लिए, अब हम उन रैंडम सैंपल्स का स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं। मैं इस स्टैटिस्टिक्स और इस रैंडम के बारे में अच्छे से बताऊंगा अभी क्या है, बट अभी मोटा मोटा समझिए कि क्या है कि जो हमने यहाँ पे हर एक का मीन निकाला था, लेट्स सपोज हम इसकी टेबल बनाए, तो इसकी टेबल कैसे बनेगी? जैसे हमने यहाँ पे सैंपल का स्टैटिस्टिक रखा, हम ऊपर क्या निकाल रहे थे? दिल्ली की मीन, दिल्ली का एवरेज निकाल रहे थे, पंजाब का एवरेज, सबका एवरेज निकाल रहे थे। तो एवरेज यानी मीन, तो हमने यहाँ पे क्या रखा? सैंपल का स्टैटिस्टिक्स कौन सा? मीन। और लेट मी राइट इट विद कैपिटल मीन। ओके, अब मैं बताऊंगा ये एक्स बार भी हम क्यों लिखते हैं, एंड ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। अब दिल्ली का कुछ मीन होगा, एक्स दिल्ली, पंजाब का होगा, गुजरात का होगा, एमपी का होगा, हरियाणा का होगा, यूपी का होगा, ऐसे सबका अलग अलग होगा। और कौन सा रह गया? राजस्थान में क्या? ओके, सबका होगा। तो अब हमने यहाँ पे जो पहले हम रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू फिल कर रहे थे कि रैंडम वेरिएबल कौन सी पॉसिबल वैल्यू ले सकता है, वैसे ही जो सैंपल का स्टैटिस्टिक है, सैंपल का स्टैटिस्टिक्स यानी एक्स बार, यहाँ पे ये जो हमने एवरेज निकाला, दिस वाज योर एवरेज एक्स बार, और ये जो था ये हमारा एक्स था। ओके, यहाँ से समझ में आ जाएगा प्रॉपर, दिस इज योर रैंडम वेरिएबल, कि मतलब एक्स जो है वो हाइट है, पॉपुलेशन की हाइट, ठीक है, जो हम नॉर्मली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं, जो एक्स की वैल्यू यूज़ करते हैं वो ये एक्स की वैल्यू ये है। बट हमने उसको कंप्राइज करके हमने उसको थोड़ा शॉर्ट करके एक सिंगल नंबर में लिया है, और वो सिंगल नंबर क्या है? हमारा एक्स बार। ये एक्स बार क्या है? ये जो सैंपल हमने निकाला है, ये जो हमने छोटा सैंपल निकाला है दिल्ली का सैंपल, इस सैंपल का क्या है? एवरेज, यानी इस सैंपल का क्या हो गया? मीन। तो ये क्या हो गया? सैंपल मीन हाइट। ओके, यही हमारा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल बनता है। अब ये इधर एक्स कौन सी पॉसिबल वैल्यू ले सकता है? एक्स जो है वो एक्स ले सकता है, वाई भी ले सकता है, जेड भी ले सकता है, इसकी भी ले सकता है, इसकी भी ले सकता है, इसकी भी ले सकता है। तो एक्स की सारी वैल्यूज़ वो है। अब एक्स बार जो हमारा नया रैंडम वेरिएबल बना सैंपल के लिए, सैंपल्स के लिए, तो वो कौन सी वैल्यू ले सकता है? दिल्ली के एवरेज, हरियाणा का एवरेज, पंजाब का एवरेज, राजस्थान का एवरेज, गुजरात का, एमपी का, यूपी का, तो वो इन सब की वैल्यू ले सकता है। तो ये जो पॉसिबल वैल्यूज़ हुई, यही हमारी कौन सी कहाँ पे आ जाती है? ये इस टेबल में फिल हो जाती है सारी की सारी। सो दिस इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली मतलब जो हमारा सैंपल का स्टैटिस्टिक है, उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे प्रेजेंट करते हैं, कि मतलब हर एक के अगेंस्ट उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे यहाँ पे, जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो ऐसे सारी टेबल फिल होकर दिस विल बी योर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके ही हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम की तरफ जाते हैं, बट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ टर्मिनोलॉजीज है, पहले हम वो देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है? ओके, मैं इसको कंपेरिजन करके बताता हूँ स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर में फ़र्क क्या होता है। सो लेट मी टेक अ ग्रीन पेन। ओके, तो स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। ओके,
सबसे पहले तो समझिए कि पैरामीटर जो होता है वो हमेशा पॉपुलेशन के लिए ही होता है। पैरामीटर जो टर्म बनी है ये सिर्फ पॉपुलेशन के लिए बनी हुई है, और स्टैटिस्टिक्स जो बना हुआ है वो हमारा सैम्पल्स के लिए बना हुआ है। अब सैम्पल्स हम किस में से निकालते हैं? सैम्पल हम पॉपुलेशन में से निकालते हैं। तो सैम्पल क्या हुआ, पॉपुलेशन क्या हुआ, लार्ज, और स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, और सैम्पल क्या होते हैं, स्मॉल। ओके, हमने ये भी देखा था ना अभी, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी थी, बिलियंस में थी पॉपुलेशन, बट सैम्पल्स हमारे कितने हैं, सिर्फ 2829 बस। ओके, और यहाँ पे कितनी थी, बिलियंस में। तो दिस वॉज योर पॉपुलेशन, बिलियंस वन इज, दिस इज योर पॉपुलेशन एंड दिस इज योर सैम्पल। तो सैम्पल कम होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अब हम सैम्पल्स निकालते कैसे? पैरामीटर, जो हमारे पैरामीटर्स, जो हमारे पॉपुलेशन होती है, वो पॉपुलेशन क्या होती है, दैट इज़ योर एक्चुअल डेटा जो हमारे पास गिवन होता है कि मतलब इस बंदे की हाइट ये है, इस बंदे की हाइट ये है, रिगार्डलेस कि वो कहाँ पे है, वो एमपी में रहता है, दिल्ली में रहता है, राजस्थान में रहता है, कहाँ रहता है, वो अलग बात है, बट स्मॉल। और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन का तो सबसेट हुआ जब उसमें उसमें से तो हमने ड्रॉ किया है, ये आपका पॉपुलेशन है। ओके, इसके पॉपुलेशन में से तो हम सैम्पल्स निकालने लग रहे हैं, S1 S2 S2, तो ये सारे क्या हुए, सबसेट्स ही तो हुए। तो सैम्पल्स क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। अब जो यहाँ पे मेजरेबल यूनिट्स होती है, मेजरेबल यूनिट्स, या फिर इसको कह सकते हैं हम स्टैटिस्टिकल टर्म्स, मेजरेबल यूनिट्स, स्टैटिस्टिकल टर्म्स। ओके, जो हमारे जो सैम्पल्स में हम मेजरेबल यूनिट्स या स्टैटिस्टिकल टर्म का मतलब क्या हो गया कि उसमें मीन आ गया, उसमें मोड आ गया, मीडियन आ गया, ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और क्या हो सकता है, वेरिएंस आ गया, सो ये सारे प्रोपोर्शन आ गया। तो ये सारी जो टर्म्स है जो हम यूज़ कैलकुलेट करते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं कि मीन निकालो, वेरिएंस निकालो, मोड निकालो, जो सारी चीज़ें होती है सैम्पल्स की, इनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। मतलब इनका बेसिकली नाम दे दिया, चीज़ सेम है। यहाँ पे भी हमारे मीन जो स्टैटिस्टिकल टर्म्स है वो बदल थोड़ा ना जाएगी, मीन मोड मीडियन यही है सारी चीज़ें टर्म्स। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, और ओके मैं अभी इसको लिखते हैं, वेरिएंस, प्रोपोर्शन, टर्म सारी यही है, बट यहाँ पे हमने उसको नाम दे दिया स्टैटिस्टिक, और यहाँ पे हम नाम दे दिया उसको पैरामीटर। तो ये फ़र्क होता है बस स्टैटिस्टिक और पैरामीटर। तो यहाँ पे हमने जो बोला ऊपर, मैंने अभी बोला था सैम्पल स्टैटिस्टिक, इस सैम्पल स्टैटिस्टिक का मतलब क्या हुआ, जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने ऊपर मीन निकाला था, अब समझ में आया, जो हमने यहाँ पे मीन निकाला, दैट मीन वॉज सैम्पल स्टैटिस्टिक्स, तो उसी का हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार मीन निकालना हो। अब वो पूछा कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो हम दिल्ली का अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, हरियाणा का अलग, पंजाब का अलग, राजस्थान का अलग, गुजरात का अलग, एमपी का अलग, यूपी का अलग, सबका अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सबका अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, तो उन वापस सबका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे, तो वापस हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ऐसे होता है। अब इसको अगर मैं थोड़ा चलो ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर दिस इज़ योर क्लास 6। ओके, क्लास 6 में आपके पास 10 बच्चे हैं। ओके, सो आपके पास क्लास 6 में टोटल 10 बच्चे हैं। अब मेरे को इन सबकी मीन हाइट निकालनी है। ओके, तो मैंने निकाल ली मीन हाइट, चलो कोई नहीं, मेरे पास आंसर आ भी गया, दैट इज़ ABCDEFGHIJ। अभी हम नॉर्मली चलते हैं, अभी भूल जाओ कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ चलने लग रहा है या ये कुछ टॉपिक चलने लग रहा है। ये मैंने सबकी हाइट दे रखी है। अब मैंने बोला कि मीन हाइट निकालो, मीन हाइट यानी मीन निकालना है। बेसिकली मीन कैसे निकालते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे, सारी वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीन आ जाएगा, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब ये तो था थोड़ा शॉर्ट एग्जांपल, तो हमने ऐसे कर लिया। अब थोड़ा अगर ये पॉपुलेशन में बिलियंस में कर दूं, बढ़ा दूं, तो उसमें कैसे करेंगे, उसमें तो हम ये तरीका नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम सैम्पल्स बनाते हैं, तो लेट सपोज मैं सैम्पल बना लेता हूँ। सो लेट बी दो दो के बना लेता हूँ, चलो ये एक सैम्पल बना लिया, ये 2 बना लिए, ये 3, ये 4, ये 5वां सैम्पल। तो टोटल मेरे पास 5 सैम्पल बना लिए, ऑफ लेंथ 2 2 2 2 2, सबकी लेंथ 2 है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका निकालूंगा, मैं इसका निकाल लूँगा, मीन क्या आएगा, मीन इसका क्या आएगा, A+B/2। ऐसे ही इसका क्या आएगा, C+D/2, E+F/2, G+H/2, I+J/2। ओके, ये निकाल लिए। अब यहाँ पे हमारा ये हाइट डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब सिंपल सिर्फ इतने को देखो, अभी जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे हमारे पास डेटा था, हमने डेटा का जस्ट हमने उसको प्लस किया और डिवाइड कर दिया। इज इट ओके, मीन हमने ऐसे निकालते हैं। ओके, नॉर्मल। अब इसको यहाँ भूलना नहीं है। अब यहाँ पे हमने डेटा को बदल दिया बस थोड़ा, हमने यहाँ पे बोला था हाइट, अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सैम्पल मीन हाइट।
सैम्पल्स मीन हाइट, नाम बदला है और कुछ नहीं है। यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आ सकती है, a प्लस बी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, ई प्लस एफ बाई टू, जी प्लस एच बाई टू, आई प्लस जे बाई टू। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा हमारा 10 वैल्यूज़ थी उनको हमने प्लस करके डिवाइड किया तो हमारे पास मीन आ गया। ओके, अब इसका ही अगर मैं मीन निकालूँ तो मीन इसका कैसे निकाल सकते हैं, वापस इन सबको प्लस करके डिवाइड बाई टू, मतलब डिवाइड बाई टू नहीं, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बाई टू प्लस सी प्लस डी बाई टू प्लस ई प्लस एफ बाई टू, जी प्लस एच बाई टू, आई प्लस जे बाई टू। ओके, अब हमारे पास जब सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये सारी वैल्यूज़ होंगी, डिवाइड बाय में टोटल कितनी है 5। अब 2 कॉमन लेके सब कुछ करेंगे तो हमारे पास वही टर्म्स आ जाएगी। आ गई, तो हमारा मीन आ गया, पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन। तो ऐसे हम इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन पर। तो हमने इसको बेसिकली डिवाइड कर दिया सैंपल्स के फॉर्मेट में, और जो हमने यहाँ पे मीन यूज़ किया था तो हमारा यहाँ पे मीन क्या हो गया, स्टैटिस्टिक। तो मीन हमारा स्टैटिस्टिक्स हो गया। ओके, अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते तो हमें सबसे पहले हर एक सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग निकालना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे मीन निकाला है। फिर उसके बाद जैसे हमारे पास नया डेटा बन के आता है, ए प्लस बी बाई टू, सी प्लस जी बाई टू अलग आता है, तो वैसे यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज आती। लेट सपोज कुछ नई वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 3, स्टैंडर्ड डेविएशन 4, स्टैंडर्ड डेविएशन 5। फिर उन सारे डेटा का एक नया अलग डेटा बन के आ गया तो उसका वापस जैसे हम नॉर्मली जैसे ऊपर वाले मेथड पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था वैसे हम यहाँ पे निकाल देंगे। सो यही तरीका है बस इसको सॉल्व करने का, और कोई नहीं है इसमें इतना मुश्किल। अब इसमें बस रिप्रेजेंटेशन देख लो जो आती है, दैट इज स्टैटिस्टिक। हियर इट इज अ पैरामीटर, हियर इज मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेन है वही बता देता हूँ मैं, मीन क्या है, मीन को हम लिखते हैं एक्स से, एक्स बार, और पैरामीटर को हम लिखते हैं म्यू से। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैटिस्टिक्स में, यानी सैंपल में अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी निकालते हैं तो उसको हम लिखते हैं S1 से, S1 नहीं तो मतलब बेसिकली S से लिखते हैं। ओके, और अगर यहाँ पे पैरामीटर की बात करें, अगर हम पॉपुलेशन में करेंगे तो वो सिग्मा से लिखते हैं। वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो एस स्क्वायर, और यहाँ पे अब बात करें तो सिग्मा स्क्वायर। सो ये रिप्रेजेंटेशन है बस अलग अलग बात करने की, तभी मैंने हर जगह यहाँ पे S1 X1 वगैरह यही पहले से मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को पता था। अब हम आते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे। सो दिस वाज ओके, कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज है। टर्मिनोलॉजीज में क्या आ जाता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, पैरामीटर क्या है, सैंपल की लेंथ कितनी होगी, दीज आर वेरी नॉर्मल, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, और ना मैं नोट्स में आगे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में है जो। सो आगे है हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ओके, सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलती है, अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलती है, इसकी सीधे डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। इट स्टेट्स दैट as the sample size increases, okay, sorry, okay, so it states that this statistic of a sample is normally distributed regardless of, is normally distributed, is normally the statistics of a sample is normally distributed regardless of the underlying population either it is binomial, skewed, even normal, exponential, etc etc। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये बोलती है कि जो हमारे सैंपल का स्टैटिस्टिक्स जो हम लिखते हैं, जो सैंपल का स्टैटिस्टिक्स हमने लिखा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इररिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, मतलब पॉपुलेशन कुछ भी हो, पॉपुलेशन कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही हो, बाइनॉमियल कर रही हो, स्क्यूड कर रही हो, नॉर्मल कर रही हो, एक्सपो कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, बट जो हमारे सैंपल का स्टैटिस्टिक्स होगा वो हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, मतलब चाहे हमारा ये पॉपुलेशन है, चाहे ये हमारा नॉर्मली हो, चाहे ये हमारा एक्सपोनेंशियली हो, यस, चाहे ये हमारा एक्सपोनेंशियली हो, चाहे ये हमारा स्क्यूड हो, या चाहे ये हमारा लाइक यूनिफॉर्म हो, कुछ भी हो, बट हर एक केस में जो हमारा सैंपल आएगा, सैंपल वुड ऑलवेज बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, चाहे पॉपुलेशन हमारी कौन सी भी हो, सैंपल हमारा नॉर्मल ही रहेगा। ओके, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये बोलती है। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम की एक प्रॉपर्टी और है कि एज
as the size increases, as the sample size increases, as the sample size increases, the mean of the sample's mean becomes equal to the population mean. मतलब जैसे जैसे सैंपल का साइज हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो मीन है वो हमारे पॉपुलेशन के मीन के बराबर पहुंच जाएगा, एंड जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, एंड द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन रिड्यूसेस, और वो कम होता जाएगा. ओके, अभी मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा आगे कैसे होता है. ये नॉर्मली सी बात है कि मतलब अगर आपने सैंपल का साइज़ बढ़ाता गए, अगर सैंपल का साइज़ आपने बढ़ाया तो सैंपल का साइज़ बढ़ाया तो उसके अंदर डेटा भी बढ़ता जाएगा. डेटा बढ़ता जाएगा तो वो उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट देगा. यानी अगर सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो सैंपल का डेटा इंक्रीज़ होगा. सैंपल का डेटा इंक्रीज़ होगा तो उसके ऊपर जो एनालिसिस हुआ है, उसके ऊपर जो कैलकुलेशन हुई है वो उतनी ही एक्यूरेट होंगी. ओके, उतनी एक्यूरेट होगी, और जितनी एक्यूरेट होगी वो उतना क्लोज टू द पॉपुलेशन होगा. ये तो नॉर्मल सी बात है. ओके, जैसे एक एग्जांपल लो कि पहले हमारे पास रैंडम वेरिएबल था, लेट्स से एक्स, और थी प्रोबेबिलिटी पी एक्स. इसके अंदर थी वैल्यू x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन. और दिस इज योर प्रोबेबिलिटी फॉर x1, प्रोबेबिलिटी 2, प्रोबेबिलिटी 3, प्रोबेबिलिटी 4 एंड सो ऑन. ओके, तो हमने ये क्या बना लिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया. अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैं बोल रहा हूँ चाहे ये बाइनोमियल हो, चाहे ये एक्सपोनेंशियल हो, चाहे ये नॉर्मल भी हो, ये कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट इसका जो हम सैम्पल्स बनाएंगे, ओके, जो हम इसका सैम्पल बनाएंगे x1 बार, x2 बार, x3 बार, ओके, जो x1 है मान के चलो इतने में से आ गया, x2 जो है वो इतने में से आ गया, जो x3 है वो इतने में से आएगा. तो मतलब जो हम इसके सैम्पल्स बनाएंगे वो सैम्पल जो होंगे वो हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. ओके, ये हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, नॉर्मली ऑलवेज. ओके, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलती है. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्लेन करते थे, मतलब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन, मीन और वेरिएंस. ये लिखने का तरीका होता है कि मतलब क्वेश्चन में अगर एन लिखा है तो मतलब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका मीन ये है, वेरिएंस ही है. ओके, तो ऐसे ही हम इसमें लिखते हैं. सपोज अब जो डेफिनेशन आपको लिख के आनी चाहिए पेपर में फॉर द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, लेट सपोज बी अ रैंडम वेरिएबल x having mean mu and sigma and standard deviation sigma. अभी हमने किसकी बात करी है, रैंडम वेरिएबल की. रैंडम वेरिएबल की बात करी है मतलब पॉपुलेशन की बात करी है. तो एक पॉपुलेशन है जिसका मीन जो है दैट इज म्यू एंड जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दैट इज सिग्मा. नाउ लेट्स टेक n samples from the population randomly. ओके, मैंने रैंडमली पॉपुलेशन से n सैंपल्स ले लिए. देन the random variable x bar, that is the sample statistic, is normally distributed. ये हमें पता है, इसमें अभी हमने कुछ नई बात नहीं लिखी है, बस एक दो लाइन फालतू में लिख दिया है. तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं n, ओके, बिकॉज दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो दैट इज n. ओके, विद मीन क्या है, मीन अभी मैंने बताया था जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स होता है, उस सैंपल स्टैटिस्टिक्स, उस सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है, दैट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन. अभी ऊपर हमने लिखा था, CLT ने जो बोला था, ये रहा यहाँ पे जो बोला था, सॉरी, द मीन ऑफ द सैंपल्स मीन बिकम इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन. तो जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, जो हम यहाँ पे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं ये वाला, इसका जो मीन होता है वो इस पॉपुलेशन के मीन के बराबर पहुंच जाता है. तो हमारा जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मीन क्या होगा, पॉपुलेशन का मीन, और पॉपुलेशन का मीन क्या है, म्यू. तो म्यू लिख दिया. और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज सिग्मा बाय रूट n. ओके, दिस इज जो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं इसको स्क्वायर कर देना तो ये वेरिएंस आ जाएगा. तो ये हमारा होता है
सैम्पल्स का। तो यानी हमारा जो सैम्पल स्टैटिस्टिक है, यानी जो हमारा सैम्पल स्टैटिस्टिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, जो मीन होता है हमारा, दैट मीन इज म्यू, जो कि पॉपुलेशन के बराबर है। ओके, एंड जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा बाय रूट एन, यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ सैम्पल साइज। तो ये है हमारा। अब हमारा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड में लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं, z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन। अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड याद हो तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे लिखते थे, z को, z इज एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, ये लिखते थे हम। जहाँ पे हमारा x क्या होता था, x वॉज योर रैंडम वेरिएबल, म्यू वॉज उस रैंडम वेरिएबल का मीन, और सिग्मा वॉज रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या है, हमारा x बार, तो हमने यहाँ पे x बार लिख दिया। सो यहाँ पे इस x की जगह क्या आ गया, हमारा x बार। जो हमारे यहाँ पे मीन था उस मीन की जगह उस सैंपल का, उस रैंडम वेरिएबल का मीन आ गया। रैंडम वेरिएबल का मीन यानी सैंपल के स्टैटिस्टिक्स का मीन, दैट इज म्यू के बराबर। और इस सैंपल स्टैटिस्टिक्स का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा यहाँ पे भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था रैंडम वेरिएबल का। तो यहाँ पे हमारा x के लिए सिग्मा था, तो x बार के लिए क्या हो गया, सिग्मा बाय रूट है। तो दिस वॉज योर सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम की कुछ एजम्पशंस होती है। तो मतलब अगर पेपर में थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है टू सॉल्व फॉर द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो यहाँ पे एजम्पशंस भी लिख के आ सकते हैं, तो सो क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ जाएगी एंड नंबर मिल जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि रैंडम सैंपल्स होने चाहिए। जो हम सैंपल ड्रॉ करने लग रहे हैं दैट सैंपल शुड बी रैंडम। ओके, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर हमने सैंपल जो ड्रॉ करे, एक सैंपल ड्रॉ करने के बाद उसकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए दूसरे के ऊपर। ओके, एंड सैंपल का साइज एट मोस्ट 10% ऑफ द 10% ऑफ द पॉपुलेशन साइज। सो जो पॉपुलेशन का साइज है उसका 10% करेंगे तो सैंपल का साइज उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सैंपल साइज शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो मतलब जितना बड़ा हो सकता है उतना करेंगे, बट 10% के अंदर अंदर। ओके, these are your some assumptions for the central limit theorem. So this lecture ends here. We will meet in the next class. Bye bye.